बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में लेज़र की बात कर रहे थे, तकरीबन सारा कवर कर लिया था। इन पे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस थे रह गए और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लेज़र था। तो एडवांटेजेस ऑफ लेज़र की अभी तक हमने जब लेज़र को इतना डिटेल में पढ़ा है ना, तो हमें कुछ कुछ तो एडवांटेजेस समझ आ गए। एक तो ये ईजी एंड रैपिड है। फोरन से एब्लेशन होता है कि सर्जिकली किसी बॉडी टिश्यू को रिमूव किया जाए तो इजी और रैपिड एब्लेशन, मतलब वैसे अगर आप सर्जरी करेंगे आपको उसको काट के रिमूव करना पड़ेगा टिश्यू को। इस तरह से आप डायरेक्टली लेजर बीम डाल रहे हैं और वहीं पर उसकी वेपोराइजेशन हो रही है, तो इजी और रैपिड एब्लेशन। उसके बाद हीमोस्टेसिस एक्सीलेंट है, क्योंकि ये आपका ब्लीडिंग, वैसे सर्जरी की जाए ना तो ब्लीडिंग हो ही जाती है, तो ये हीमोस्टेसिस है बिकॉज ये वैसे सील कर देती है वैसे, इसको तो ब्लीडिंग नहीं होती। सराउंडिंग टिश्यू का डैमेज बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें हम हर चीज का ख्याल रख रहे थे कि कितना स्पोर्ट साइज होना चाहिए, कहाँ पर इसको डालना है, ठीक है। और हम वही वाली लेजर्स यूज कर रहे थे जो मैक्सिमम हमें क्या करी थी, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन दे रही थी और सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज नहीं कर रही थी। उसके बाद जो ज्यादा मजे की चीजें हैं वो पोस्ट ऑपरेटिवली है कि मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है, मिनिमल एडिमा होता है और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है और मेटास्टेसिस भी नहीं होने देती, क्योंकि लिम्फेटिक्स को भी ब्लॉक कर देती है। तो ये सारे इसके आसान से एडवांटेजेस हैं लेजर के। लेकिन स्टिल यहाँ पर फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस मौजूद है लेजर के। वो डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो इसकी हाई कॉस्ट, थोड़ा महंगा पड़ता है ये पेशेंट को। हाई कॉस्ट आपको इसके परचेज के लिए भी चाहिए, फिर इसकी मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, ठीक है। फिर आपको स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। अब ये नहीं है कि हर किस्म का सर्जन लेजर को यूज कर सकते हैं, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। बायोप्सी नहीं आप कर सकते। वैसे आप सर्जरी करें ना एब्लेशन के लिए, टिश्यू को रिमूव करने के लिए आप वैसे सर्जरी करें तो आप थोड़ा सा टिश्यू का पार्ट लेके उसकी आराम से बायोप्सी करके चेक कर सकते हैं कि मसला क्या था। लेकिन जब आप लेजर की मदद से उसको वेपोराइज करें तब आप बायोप्सी तो नहीं कर सकते ना। हैजर्ड इसके क्या है? जो आपने एंडोट्रिकियल ट्यूब यूज करनी है ना, एंडोट्रिकियल ट्यूब यूज करनी होती है उसकी वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए पेशेंट की, तो वो उसको आग लग सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी तो एयर होती है ना, तो वो फायर हो सकता है वहां पर। इलेक्ट्रिक शॉक, आई इंजरी हो सकती है, स्किन इंजरी। आपने बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज किए हैं, जितने भी आप ग्लासेस वगैरह यूज कर सकते थे, बट स्टिल देयर आर चांसेस फॉर आई एंड स्किन इंजरी। केमिकल हैजर्ड्स भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वोकल कॉर्ड्स का डैमेज हो सकता है, ट्रेकियल परफोरेशन हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लेजर हम ईएनटी में यूज पढ़े हैं, तो हम यूज तो उसको बहुत प्रिसाइजली कटिंग के लिए करें, लेकिन फिर भी वो वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर सकती है, जिसकी वजह से आपका वॉइस लॉस हो सकता है, हॉर्शनेस हो सकती है, और वो आपकी ट्रेकिया को भी परफोरेट कर सकती है। तो ये हो गए इसके हैजर्ड्स, और ये ऊपर वाले जो तीन थे ये इसकी डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये हैजर्ड्स हैं। अब क्या फर्क है? अच्छा, दोनों में फर्क ये कि जो हैजर्ड्स है ना वो पोटेंशियल है, वो हो सकता है लेकिन होता नहीं है, सब केसेस में नहीं होता, हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो डिसएडवांटेजेस है जो कि होंगे ही, जो होते हैं, ठीक है, जो कंफर्म है। चलिए अब सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं ये हमने कौन कौन से करने हैं? सबसे पहले तो आपका सर्जन, स्टाफ, नर्सिंग, टेक्नीशियन, सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद आईज को प्रोटेक्ट करना है। ग्लासेस हमने देखे थे, माई ग्लासेस यूज करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है तो प्लेन ग्लासेस होते हैं, एनडीआई लेजर है तो ब्लू ग्लासेस होते हैं। अब ये ग्लासेस सबने पहनने हैं, सर्जन ने भी, असिस्टेंट सर्जन ने भी, स्टाफ ने भी। लेकिन जो पेशेंट है उसको ग्लासेस नहीं देने होते, उसको डबल लेयर होती है सेलीन सोक्ड पैड की। आई पैड होता है और वो सेलीन में उसको सोक किया होता है, उसको वो पैड लगा देते हैं उसकी आंखों पर। पेशेंट की स्किन को बचाने के लिए सेलीन में सोक किया होता है, टॉवल को या पैड्स को वो उसकी स्किन पे लगा देते हैं। एक और काम करना है कि जब हम लेजर की मदद से टिश्यू को वेपोराइज करा रहे हैं तो वहां पे स्मोक बनेगा, उस स्मोक को इवैक्यूएट करते रहना है जल्दी से, ठीक है। वहां पर सक्शन लगा होगा जिसकी मदद से स्मोक फौरन से इवैक्यूएट होता जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है वो एंडोट्रिकियल ट्यूब का फायर है। जैसे मैंने पहले बताया यहाँ एयर होती है, तो यहाँ पर फायर का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप एंडोट्रिकियल ट्यूब में वही गैसेस यूज करें जो नॉन इन्फ्लेमेबल है। सबसे सेफेस्ट है हैलोथीन। अब आपका एमसीक्यूज हो सकता है, हैलोथीन जो है ये सेफेस्ट गैस है जिसको हम एंडोट्रिकियल ट्यूब में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग लेजर सर्जरी। और एक और चीज करनी है कि एंडोट्रिकियल ट्यूब है ना, इसकी क्या कोशिश करनी है कि सिलिकॉन की बनी हो या रेड रबर की बनी हो, और इसके ऊपर जो रैपिंग हुई हो ना वो किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल की हो, रिफ्लेक्टिव मेटालिक हो, लाइक एल्यूमिनियम फॉइल हो। ये क्या करेगी, अगर कोई लेजर इस तरफ आएगी भी ना बीम, तो ये उसको फौरन से रिफ्लेक्ट कर देगी। और सेलीन सोक्ड कॉटन के साथ इसको प्रोटेक्ट किया हो, तो इतना सारा हमने उस ट्यूब को कवर कर देना है। उसका जो कफ होगा उसको भी सेलीन वाटर से इन्फ्लेट करना है, उसके अंदर मिथाइलिन ब्लू डाल देना, ताकि कहीं से लीकेज हुआ भी तो उस ब्लू कलर की वजह से हमें फौरन से पता चल जाएगा। चलें जी। उसके बाद अगर फिर भी इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस के बावजूद अगर वहां पर ईटी ट्यूब फायर हो गया, तब हमें क्या करना है? इमीडिएटली वेंटिलेशन को स्टॉप कर देना है। सेलीन जो है ये करना मैंडेटरी होती है चीज कि जब कोई लेजर सर्जरी सर्जन करने लगा है तो उसके पास जो है पूरा बाउल होना चाहिए सेलीन का फील्ड, और एक सिरिंज होनी चाहिए। अगर एटी ट्यूब फायर हो गया तो फौरन से सिरिंज की मदद से उस सेलीन को डालना है अंदर और फिर ट्यूब को रिमूव कर देना है। एयरवे को फिर रिस्टोर करने के लिए नई ट्यूब यूज करनी है। आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं पेशेंट को। रिपीटेड हमने ब्रोंकोस्कोपिस करनी है ताकि हम देखें कि अंदर कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, क्योंकि फायर थी ना अंदर, कुछ ना कुछ तो डैमेज उसने किया होगा। और लास्ट में वो प्रिकॉशंस में कह रहे हैं, आपने ये भी मेंशन कर देना है कि लेजर ओटी के बाइट बड़ा बड़ा लिख के लगा होना चाहिए कि यहाँ पे लेजर सर्जरी हो रही है, यहाँ पर आना और जाना विदाउट परमिशन मना है। चलें जी।
यहाँ पर लेजर जो है वो मेन उसकी चीज खत्म होती है, आगे आ जाती है फोटोडायनेमिक थेरेपी। फोटोडायनेमिक थेरेपी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई है कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट लेते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के ब्लड में, और जो जहां पे भी कार्सिनोमा होता है ना, मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं, वो उस एजेंट को बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इंजेक्शन में सबसे पहले किया किसी फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट का, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, डाईमेटापोरफायरिन ईथर, ठीक है। मेलिग्नेंट साइड क्या करती है, इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। अब उसके बाद हम लेजर को एक्सपोज कर देते हैं। जब हम लेजर आर्गो लेजर यूज करते हैं ना, तो ये जो एजेंट होता है ये एक्टिवेट हो जाता है उस लेजर की वजह से। जैसे ही एक्टिवेट होता है तो उस कैंसर सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, और नॉर्मल टिश्यू बच जाता है। तो ये हमारी फोटोडायनेमिक थेरेपी है। इसको हम कब यूज करते हैं, कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स में इसको यूजुअली यूज किया जाता है, नेजोफैरिंक्स के कार्सिनोमा में भी यूज करते हैं। इसके अलावा अगर रिकरेंट कैंसर हो उसमें इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि फोटो सेंसिटिव बना देती है, पेशेंट फोटो सेंसिटिव हो जाता है और फिर उसको सन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज करनी पड़ती है, ठीक है। जब भी उसको सनलाइट में जाना तो उसको सन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ठीक है, ऐसे कपड़े जो उसको सूरज से बचाएं। चले उसके बाद जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी की तरफ आ जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या यूज हो रही है, रेडिएशन यूज हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, इसीलिए इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी कहते हैं। और ये बहुत आसान है, ओपीडी का प्रोसीजर है, हैंड हेल्ड प्रोब होता है जिसको हम हाथ में पकड़ लेते हैं आसानी से, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टिश्यू को कट कर सकते हैं, कोएगुलेट कर सकते हैं, और मिनिमम नॉर्मल टिश्यू जो हमारा टारगेट टिश्यू है उसी की कटिंग होगी, जो नॉर्मल टिश्यू है वो बच जाएगा, उसका मिनिमल डैमेज होगा। ओपीडी का प्रोसीजर है, इसको कब करते हैं, यूजुअली अगर इंफीरियर ट्रिबिनोप्लास्टी करनी हो, अगर सॉफ्ट पैलेट की सर्जरी करनी हो, स्लीप एपनिया को कोई पेशेंट आए और आपको नजर आ रहा है कि मैं इसे सॉफ्ट पैलेट की सर्जरी कर दूं ना तो उसका स्नोइंग और स्लीप एपनिया खत्म हो सकता है, तो आप ओपीडी में उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी कर सकते हो। अगर बेस ऑफ टंग की सर्जरी करनी है, अगेन वही चीज के स्नोरिंग के लिए, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर लिंगुअल थायराइड है तो तब भी आप क्या कर सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी कर सकते हो। टॉन्सिलोटमी के लिए, मेनिंगोटमी के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ रिनोपाइमा। रिनोपाइमा होता है कि जो नेजल स्किन है ना, यहाँ पर जो सिबेशियस ग्लैंड इनका हाइपर प्लेजिया की वजह से ही हो जाता है। तो ये जो आसान प्रोसीजर है जो नजर आ रहे हैं, लाइक नोज की स्किन हो गई, आपका ईयर ड्रम हो गया, मेनिंगोटमी आपने करनी है, टॉन्सिल्स में टॉन्सिलोटमी करनी है, टॉन्सिलेक्टमी नहीं कहा मैंने, टॉन्सिलोटमी का है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट की या बेस ऑफ टंग पे सर्जरी है। तो ये आसान से प्रोसीजर्स हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी में कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक क्या मतलब है, हाइपरबैरिक का मतलब है कि 100% ऑक्सीजन यूज करनी है और इसका प्रेशर जो है 180 से अबव रखना है। एटीए का क्या मतलब है, एटमोस्फेरिक जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है 760 mmHg, उससे ज्यादा प्रेशर रखना है और 100% ऑक्सीजन होनी चाहिए और उसको इंटरमिटेंट इनहेल करना है, इनहेल करते जाना, इंटरमिटेंट, कॉन्टिन्यूस नहीं, ठीक है। ये होती है हाइपरबैरिक थेरेपी। इसकी जो मेन इंडिकेशन है ना, जो यूज की जाती है ज्यादातर, वो सडन सेंसिनुरल हेयरिंग लॉस है। सडन सेंसिनुरल हेयरिंग लॉस जब हो जाते हैं ना पेशेंट को, तो ये इडियोपैथिक होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों हो गया, तब हम बाकी चीजों के साथ साथ बाकी ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज करते हैं। ये लेकिन इसकी इंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट में इसको यूज करना है, इसमें हेयरिंग लॉस 41 डेसिबल से ज्यादा है और 14 डेज ऑफ ऑनसेट के अंदर अंदर, अगर वो हेयरिंग लॉस के 14 डेज के अंदर अंदर आपके पास आ गया तो आपने हाइपरबैरिक थेरेपी करनी है। करना इसमें क्या, 100% ऑक्सीजन यूज करनी है, 2 से 2.5 ATA का प्रेशर रखना है और 90 मिनट्स डेली उसको ये आपने एक्सपोजर उसका कराना है। 90 मिनट डेली आपने उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। 10 से 20 सिटिंग्स इसके टोटल होने चाहिए, 6 सिटिंग पर वीक, तो टोटल उसको 10 से 20 सिटिंग्स होने चाहिए। हर सिटिंग में उसको 90 मिनट तक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मिलनी चाहिए और उसके बाद क्या कि अगर वो 14 डेज ऑफ ऑनसेट के अंदर आ जाए तब हमने उसको ट्रीटमेंट देना है 2 से 2.5 ATA के प्रेशर पर। चलने जी, उसके बाद इसका और भी इंडिकेशंस हैं। टिनाइटिस में यूज कर सकते हैं, नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में यूज कर सकते हैं, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में यूज किया जा सकता है। अगर कोई वोंड हील नहीं कर रहा तब यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस भी जगह पे इसको हम यूज करें ना वहां पर ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज अगर स्किन ग्राफ्ट है, अगर क्रश इंजरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, डिकम्प्रेशन सिकनेस है, इन सब इंडिकेशंस को याद कर लें। ज्यादातर इसमें सी वाली है, कंप्रोमाइज स्किन ग्राफ्ट, क्रश इंजरी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसके बाद एक डी से डिकम्प्रेशन सिकनेस है। ऐसे से ही हमने सेंसिनुरल हेयरिंग लॉस पढ़ा था, नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस भी है। एम आ जाता है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना और एन से नॉन हीलिंग वुंड। तो ये MNS इसी तरह के हैं सारे, तो याद कर लें इनको। लास्ट हमारे पास जो आज की वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी अब क्या होता है, अभी ना हमने जब लेजर पढ़ी ना, लेजर में हम ये कर रहे थे कि हीट से टिश्यूज को किल कर रहे थे, हीट की मदद से टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, टिश्यूज की एब्लेशन कर रहे थे। अब हमने ना उनको ठंडा करके मारना है, हमने क्रायो सर्जरी करनी है। इसमें हम क्या करते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं, उनको फ्रीज करा देते हैं टिश्यूज को, इतना लो टेम्परेचर -30 डिग्री के टेम्परेचर पे उनको फ्रीज करा देते हैं। इसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब ये दो तरह का हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं रेफ्रिजरेटिंग केमिकल्स को डायरेक्टली, लाइक नाइट्रोजन स्प्रे हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड स्नो का, उसको डायरेक्टली स्प्रे कर दिया, ठीक है।
अप्लाई कर दिया। क्लोज सिस्टम में हम क्या करेंगे, क्रायो प्रोब यूज करेंगे। प्रोब एक होगा, वेरियस साइज के मिल जाते हैं, उसकी टिप पे जो टेम्परेचर होगा ना -70 का होगा, तो उसकी टिप जो होगी ना वो उसमें टेम्परेचर कम होगा, उस टिप को हमने यूज करना, तो उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। चलिए, ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, एससीक्यू भी आ सकता है कि क्रायो सर्जरी किस प्रिंसिपल पे एक्ट करती है, तो जोल थॉमसन का प्रिंसिपल है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कभी हमने। इसमें क्या होता है कि अगर जो गैसेस है ना, कंप्रेस्ड कोई गैस हो, बाद में उसको रैपिड एक्सपेंशन उसका किया जाए स्मॉल होल से, मतलब बिल्कुल कंप्रेस थी, फिर अचानक से हमने एक होल कर दिया छोटा सा, उसको फिर रैपिड उसका एक्सपेंशन हो गया, तो वो प्रिंसिपल पे ये एक्ट करता है, ठीक है, क्रायो सर्जरी हीलिंग करवा देते हैं। अब इसमें गैसेस कौन कौन सी यूज होती है, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऊपर बात की ना ओपन सिस्टम में कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्नो यूज कर सकते हैं या नाइट्रोजन का स्प्रे यूज कर सकते हैं, तो ये वही चीजें हैं, वही गैसेस है। इंडिकेशन इसकी क्या है, हेड एंड नेक की ट्यूमर्स जब होते हैं तब हमें क्रायोथेरेपी करनी पड़ती है, अगर वास्कुलर लेजन है बिनाइन, अगर प्री मेलिग्नेंट लेजन है, ठीक है, जैसे ल्यूकोप्लिकिया एस्ट्रोप्लिकिया वगैरह होते हैं, अगर टर्मिनेट से उनकी रिडक्शन करनी है, एलर्जिक रिनाइटिस है, टोन्सिलाइटिस है, उसके बाद एफ्टस अल्सर, हर्पीस के एफ्टस अल्सर बन रहे हैं ओरल कैविटी में, मीनियर डिजीज में, रिनोस्पोरिडियासिस में, नेजल पॉलिप्स में, एपिस्टेक्सिस में। अब ये इतने सारे हैं ना, पता है इनको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखें कि सबसे पहले आपने सारे नोज वाले बताने हैं, फिर आपने ओरल कैविटी वाले, फिर ईयर वाले। नोज वाले में नेजल पॉलिप्स आ जाता है, एपिस्टेक्सिस आ जाता है, रिनोस्पोरिडियासिस आ जाता है, ये तीनों नोज वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ओरल कैविटी की अगर बात करें तो ओरल कैविटी में प्री मेलिग्नेंट लेजन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नोज में ये भी है, एलर्जिक रिनाइटिस भी नोज वाले में आएगा और टर्बिनेट्स भी, ये भी ऐड कर लें। ओरल कैविटी से रिलेटेड मैंने बताया कि क्या आ जाता है, प्री मेलिग्नेंट लेजन आ जाते हैं, एफ्टस अल्सर, हर्पिटिक अल्सर्स आ जाते हैं, टोन्सिलाइटिस आ जाते हैं। उसके बाद आपने ईयर में देख लेना, ईयर में सिर्फ मीनियर डिजीज नजर आ रही है हमें, और उसके बाद लास्ट में अपने हेड एंड नेक ट्यूमर का बता देना है। तो इस तरह से आपने इसकी इंडिकेशंस को याद करना है। पैथोलॉजी देख लेते हैं, पैथोलॉजी का मतलब है कि क्रायो सर्जरी करती क्या है, किस तरह से टिश्यूज को किल करती है। तो होता ये है कि सबसे पहले ये टिश्यू की डिस्ट्रक्शन कर सकती है इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन की मदद से, फिर ये लाइपोप्रोटीन को डीनेचर कर सकती है, थर्मल शॉक, वास्कुलर स्टेसिस करा सकती है, आर्टीरियल ब्लड की भी और वीनस ब्लड की भी, और ये क्रायो इम्यूनाइजेशन भी करा सकती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी अगेंस्ट द टिश्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मेथड्स हैं जिनके जरिए टिश्यूज को डिस्ट्रक्ट करती है। इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन, आपको इनके नाम आने चाहिए, लाइपोप्रोटीन की डीनेचरेशन, थर्मल शॉक, वास्कुलर स्टेसिस, क्रायो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। चलें जी, उसके बाद आगे आ जाता है इसका प्रोसीजर करते हैं किस तरह से। पहले एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, ठीक है, सिडेशन देते हैं, और उसके बाद जो है